मंगलवार को मैसूर के चामुंडी हिल्स में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जो पीड़ित छात्रा है उसका बयान भी दर्ज नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित छात्रा मानसिक तौर से दबाव में है। एडीजीपी विधि व्यवस्था को मैसूर भेजा गया है ताकि जांच में तेजी आए। कई संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। 4 विशेष टीमें बनाई गई हैं जो जांच और धरपकड़ में लगी हुई है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। मैसूर से सटे चामुंडेश्वरी हिल्स में पुलिस की सक्रियता साफ देखी जा सकती है। अगर इसी तरह पुलिस पहले चुस्त दुरुस्त रहती तो मंगलवार शाम 7 बजे के आसपास सामूहिक बलात्कार जैसी घटना नहीं घटती। सूरज ढलते ही इलाका सुनसान हो जाता है। ऐसे में छात्रा और उसका दोस्त अपराधियों के हत्थे चढ़ गए। लड़के की पिटाई हुई और छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। इतनी रात को ये लोग कहाँ गए थे? वह एक सुनसान जगह है। ऐसी जगह पर जाने से रात के समय में बचना चाहिए। हालांकि हम किसी को ये सलाह नहीं दे सकते कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। वारदात के 48 घंटे बाद भी छात्रा का बयान पुलिस दर्ज नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि मानसिक तौर पर वो दबाव में है। ऐसे में पुलिस बयान दर्ज करना नहीं चाहती। यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। इसमें इस घटना के बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं गिरते कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करती हैं। जब पुलिस की पकड़ कमजोर पड़ती है तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं और फिर वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इस मौके पर देश भर के किसानों के साथ सिंगू बॉर्डर पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन कर रहा है, जिसमें इस आंदोलन को किस तरह से और तेजी दी जाए इस पर कई निर्णय लिए जा रहे हैं। सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सिंगू बॉर्डर पर किसान राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर से किसान और किसान नेता सिंगू बॉर्डर पहुंच रहे हैं। महिला किसानों की तादाद भी पुरुष किसानों के बराबर ही नजर आई। किसानों की तैयारी लंबी लड़ाई की है। तंबू की जगह पक्के टेंट बन चुके हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिन तक चलने वाला है। इसमें किसान थोड़ा कमजोर पड़ चुके अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं। किसानों ने फैसला लिया है कि 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम होगा कि हम 25 सितंबर को एक देशव्यापी बंद का कॉल देंगे। स्टेट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले दिनों में धड़ाधड़ संयुक्त किसान मोर्चा बनेगा और संयुक्त किसान मोर्चा का जो नेटवर्क है पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाने के लिए किसान मोर्चा की हर जिले में एक इकाई बनेगी। हर जिले और प्रांत में इकाई बनेगी। किसानों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी मौजूद रहीं। किसानों ने तय किया है कि 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत होगी, जिसके जरिए वो अपना मिशन यूपी लॉन्च करेंगे। जैसी रैली आप 5 सितंबर को देखेंगे, मैं समझता हूं उससे लखनऊ और दिल्ली दोनों के कान खड़े हो जाएंगे कि भाई कुछ तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाके झंझना दें, हिला दें और बता दें कि किसानों के खिलाफ कौन है। बीजेपी और उसके सहयोगियों के नेताओं का, मंत्रियों का, एमएलए, एमपी, इनका सोशल बायकॉट और इनका विरोध। किसानों का यह भी कहना है कि पंजाब और हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी धीरे धीरे सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। किसानों को पता है कि सरकार तो अब उनसे बात करने से रही, तो अब लड़ना है तो ये लड़ाई लोगों के बीच ले जानी है और उत्तर प्रदेश इसकी सबसे अहम कड़ी है। यही वजह है कि किसान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में अपनी ताकत दिखाएंगे। सारे किसान नेता कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में की जाए किसानों की, जितनी कहीं नहीं हुई, और वहीं से कोशिश होगी कि दिल्ली को भी इशारा दिया जाए और लखनऊ को भी कि किसानों का आंदोलन अभी कमजोर नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसान बीजेपी की खिलाफत करके अपनी शक्ति दिखाएंगे। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सिंगू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी उद्धव ठाकरे को उनके ही खेल में घेरने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल बीजेपी के हाथ मई 2018 का एक ऐसा वीडियो लगा है जहां उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ठीक ऐसी ही थप्पड़ मारने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर करने के लिए दबाव बना रहे हैं। नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे से मिलकर दबाव बनाने की बीजेपी नेताओं की कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है। 12 घंटे होने के बाद भी नासिक की पुलिस ने काम किया नहीं है। उन्होंने हमको बताया कि और 12 घंटे के बाद मैं आपसे बात करूंगा। दरअसल जिस नासिक पुलिस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाली बात पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम को रत्नागिरी रवाना कर दिया था, वही पुलिस अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को थप्पड़ मारने वाली बात पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ लिखित शिकायत पर कुंडली मारे बैठी है। आला तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। यवतमाल जिले के एक बीजेपी नेता ने तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर न दर्ज किए जाने पर अदालत में जाने की धमकी दी है। उद्धव ठाकरे के ऊपर आईपीसी की धारा 153, 159, 504, 505, 506 इसके अंतर्गत गुना दाखिल किया जाए, ऐसी मांग हमने फिरियाद करके की है। और अगर पुलिस हमारी मांग, हमारी फिरियाद पर गुना दाखिल नहीं करती है तो हम जेएमएफसी कोर्ट में इसके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट केस दाखिल करेंगे। थप्पड़ मारने के बयान के बाद गिरफ्तारी और फिर जमानत पर छूटे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सवाल उठाया था कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। एक मुख्यमंत्री पूरी बोल रहे होते। यही मुख्यमंत्री पहले बोल चुके हैं कि ये योगी है या ढोंगी, चप्पल से मारना चाहिए। पवार साहब ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है उसके संस्कार देखिए। एक मुख्यमंत्री को कह रहा है कि चप्पल से मारना चाहिए। उन्होंने क्या बुरा किया है? ये हमारे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। का वाकडं केलं त्यांनी? हेही आमचे मुख्यमंत्री आहेत यूपीचे, भारतीय जनता पक्षाचे। बीजेपी के इस सवाल पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा है कि इतने साल बीजेपी वाले क्या सोए हुए थे? वो थप्पड़ की गूंज 6 साल बाद आपको सुनने आई। आपके कान में थोड़ा सा, हमारे यहाँ ENT सर्जन बहुत है महाराष्ट्र में, मैं भेज दूंगा जिसको आप सुनने आई हो गूंज। राजनीति में समय के साथ दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है और नेताओं के बयान और विचार भी। इसीलिए दूसरों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले नेता ये भूल जाते हैं कि वो खुद पहले क्या बोल चुके हैं। शिवसेना बनाम बीजेपी में आजकल यही हो रहा है। मुंबई से अपने सहयोगी गणेश परब के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में जो कुल डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं उनमें 65% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया था। तो वैक्सीन के ये आंकड़े सामने आने के बाद एक तरह से वैक्सीन पर भरोसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर मुंबई महाराष्ट्र में जो कोविड के मामले हैं उसमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस वक्त हम मुंबई के कांदिवली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये वीणा गीत संगीत हाउसिंग सोसाइटी है, यहाँ पर BMC का ये नोटिस चिपक चुका है क्योंकि अंदर 14 कोविड मरीज आने के बाद इस बिल्डिंग को सील किया गया है। अभी भी 6 एक्टिव मरीज अंदर हैं। BMC द्वारा कहना है कि 8 मरीज रिकवर हो चुके हैं और इस पूरे इलाके में अगर हम देखें इस वार्ड में R साउथ वार्ड है ये, यहाँ पर 4 डेल्टा प्लस के मरीज पाए गए हैं। उसके बाद जहां जहां ये डेल्टा प्लस के मरीज हैं उन बिल्डिंग को सील किया गया है। यहाँ इस बिल्डिंग में डेल्टा प्लस के कोई मरीज नहीं है, लेकिन इतने मामलों के सामने आने के बाद इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और इसी बीच आज मुंबई में एक और बड़ी खबर आई जहां पर 22 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए एक ही स्कूल के। तो जिस तरह से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है उसी बीच जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि तीसरी लहर के आने से पहले उन्हें तीसरी डोज भी वैक्सीन की दे देनी चाहिए। देखिए पूरी खबर। केरल में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र में भी रोजाना के मामले 4000 से बढ़कर अब 5000 का आंकड़ा छू रहे हैं। मुंबई भी जहां 2 हफ्ते पहले 200 से कम मामले रिपोर्ट कर रही थी, अब 300 के पार है। ऐसे में कोविड ड्यूटी पर तैनात हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स बूस्टर शॉट यानी कि वैक्सीन की तीसरी डोज की जरूरत बयां कर रहे हैं। जनवरी में टीकाकरण की शुरुआत इनसे ही हुई थी। 6 महीने बीत चुके हैं। संभावित तीसरी लहर से पहले और एंटीबॉडी की जरूरत है।
प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन हर किसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता ही होगा कि कोविड इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़। देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हेवायर हो जाता है, लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, काफ़ी क्लॉटिंग इश्यूज हो जाती है, डेथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स आर मोर प्रोन टू गेट दिस इन्फेक्शन। तो ऐसे में डेफिनेटली हर कोई यही चाहेगा कि उनको थर्ड बूस्टर शॉट लगाया जाए। कोविड जंबो सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर मनोज वैक्सीन के बाद संक्रमित भी हुए थे, लेकिन बीमारी का असर कम रहा। थर्ड वेव से पहले ये भी तीसरा टीका लेना चाहते हैं। मैंने फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में ज़्यादा गैप रखा था तो मुझे कोविड हुआ था। तो मुझे लगता है कि सेकेंड डोज के बाद भी जो थर्ड डोज बूस्टर डोज है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो और उससे हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट। फिलहाल जो थर्ड वेव आएगी वो ज़्यादा करके तो पेडियाट्रिक बच्चों पे अफेक्ट करेगी, तो उनका ख्याल रखने के लिए सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोविड जंबो सेंटर्स के इंचार्ज और बीकेसी सेंटर के डीन कहते हैं कि जब तक थर्ड डोज को लेकर सरकारी आदेश नहीं आता, इसकी सोच और चर्चा सही नहीं। अगर किसी फ्रंटलाइन वर्कर हो या हेल्थ केयर वर्कर को सेकेंड डोज लेके 6 महीने भी हो चुके, तो मेरी पर्सनल एडवाइस इसमें ऐसी रहेगी कि इन्होंने अपना एंटीबॉडी टाइटर जो है ये करके लेना चाहिए, और एंटीबॉडी टाइटर करके फिर आगे एक्सपर्ट के गाइडेंस से ही इन्होंने आगे जो भी स्टेप लेनी चाहिए, क्योंकि थर्ड डोज के लिए अभी तक तो ऑफिशियल गवर्नमेंट मान्यता किसी भी सेंटर को प्राप्त नहीं हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक इसे अप्रूव नहीं करती तब तक इस पे डेफिनेटिवली क्या हो सकता है ये कमेंट करना आज के दिन में डिफिकल्ट है। महाराष्ट्र में कुल 103 डेल्टा प्लस मरीज बताए जा रहे हैं। इनमें से करीब 65% मरीजों ने टीके की एक भी डोज नहीं ली थी। ऐसे आंकड़ों से वैक्सीन पर भरोसा बढ़ रहा है, पर तीसरी डोज की चर्चा ऐसे वक्त में शिकन भी ले आती है जब आधी आबादी टीके से दूर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देख केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को त्योहारों के वक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी है। केरल में हमने देखा कि ओणम के बाद किस तरह से कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल दिखा है। वहीं दिवाली, दशहरा, गणेश पूजा जैसे त्योहार अभी सामने हैं। ओणम के बाद केरल में देश के 68% कोविड केस हो गए हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में त्योहार कोरोना का ख्याल रखते हुए मनाए जाएं। दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, हमें पूरी सावधानी बरतनी है, खासकर ये देखते हुए कि हर त्योहार के बाद मामले बढ़ जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के आने वाले महीने काफी अहम हैं, क्योंकि हम कई त्योहार मना रहे होंगे। ये त्योहार कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाए जाने चाहिए। केरल से केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल सरकार पर आरोप लगाया है कि वो राजनीतिक मकसद के लिए कोरोना का इस्तेमाल कर रही है। केरल में कोविड के हालात बेहद चिंताजनक हैं। केरल सरकार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम ठीक से नहीं कर रही। हर संभव केस के लिए 30 कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाने की जरूरत है, जबकि हो बस 1.5 रहे हैं। राजनीतिक वजहों से केरल ने कोविड को पाबंदियों में ढील दी, उसे वैज्ञानिक सलाह माननी चाहिए। केरल का दौरा करने वाली एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि वहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत कम है, टेस्ट भी कम हो रहे हैं और घर पर क्वारंटीन की योजना फेल हो चुकी है। केरल का कहना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसलिए कम दिखती है कि डेल्टा वेरिएंट का इंक्यूबेशन पीरियड 3.5 दिन से कम है। कांग्रेस ने भी एक मॉक प्रोटेस्ट करते हुए केरल सरकार पर हमला किया। ये प्रतीकात्मक विरोध है। ये दिखाने के लिए केरल आईसीयू में है और इसे एम्बुलेंस से ले जाने की नौबत आए उसके पहले सरकार कार्रवाई करे। केरल में सीरो प्रेवलेंस की रेट सबसे कम है और यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा, लेकिन 55% आबादी को टीका लग चुका है और यही वजह है कि 90% तक कोविड पॉजिटिव के लोग माइल्ड सिम्टम्स दिखाते हैं और उनको होम क्वारंटीन में रखा गया है। इसी वजह से अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक दबाव में नहीं आया है। मेहर पांडे, दिल्ली से और हैदराबाद से उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। कांदिवली के इस सील्ड हाउसिंग सोसाइटी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।